63 एडी में बनाया हुआ तिरुविदांकोड जो चर्च है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग चर्च है। वहाँ पर एक लेजेंड है, मतलब एक स्टोरी है कि वो जिस जगह वो मारा गया वहाँ से लेकर खून टपकते हुए दूसरे पहाड़ जहाँ पर वो प्रार्थना करता था हमेशा, वहाँ तक वो दौड़ते हुए गए। उन जो जगह जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्मारक था, मंदिर था, उन मंदिरों को तोड़कर उन्होंने अपने स्टाइल में चर्चेस बनाए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट टाइम हमने मंडे पॉडकास्ट शुरू किया था, ये उसका सेकेंड एपिसोड है। एंड हमने शुरुआत किया था टॉपिक से कि हु इज़ थॉमस करके। तो हमारे बीच में गेस्ट आए हैं, आप लास्ट टाइम भी देखे हैं, तो वेलकम ऑल। एंड तो हम वो दो क्वेश्चंस को देखे थे कि हु इज़ थॉमस, थोमा कौन है, एंड वेस्टर्न थियोलॉजी में क्यों डाउटिंग थॉमस करके कहते हैं, क्या वो सही है, ये सब देखा है। फिर हम जो दो क्वेश्चन को आज कंक्लूड करने जा रहे हैं दोनों क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस एंड इंडिया का क्या कनेक्शन है, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो अगर थॉमस भारत देश में आया तो उसका सुसमाचार आज के डेट में कहाँ है, ये हम जानने जा रहे हैं। सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम कहता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्यता की बात है कि इस पॉडकास्ट में मैं आकर आप लोगों के साथ ये बातचीत करूं। तो हमारा दूसरा आज का जो पहला प्रश्न जो है, तोमा और भारत, इसके बीच का जो उसका क्या रिश्ता है। तोमा भारत देश में आने के पहले से ही भारत में यहूदी लोग भारत में रहते थे। विशेष रीति से अपन जो बाइबल के इतिहास को पढ़ेंगे तो दो मेजर एक एविडेंस हमारे पास में। पहला एविडेंस जो है कि जब 732 बीसी में जब नॉर्थ इजराइल, मतलब इजराइल दो भाग हो गया था, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसलिए नॉर्थ इजराइल जो है जिसका कैपिटल समारिया था, उसका असीरियन अटैक हुआ है। और उसके अटैक का परिणाम ऐसा था कि असीरी लोगों ने वो 10 ट्राइब्स को पूरे उनके साम्राज्य में उनको डिपोर्ट किया, अलग अलग जगह में उनको जाके बसा दिया, उनको मारे नहीं उन्होंने। तो ये अजीरी लोगों का कंटिन्यूएशन में बहुत सारे और भी राज्य साम्राज्य निर्माण होते गया, और उसमें से एक साम्राज्य है जो पर्शियन एम्पायर। अशूर जो आया था दैट वाज इन 732 बीसी। तो तभी काफ़ी नॉर्दर्न इजरायली जो ट्राइब्स का लोग है वो भारत में भी आ गए। विकिपीडिया में भी इसका बहुत सारा एविडेंसेस है। अलग अलग समयों पर वो लोग इंडिया में आए और वो अपना जूइश कल्चर को भी उन्होंने साथ में लेकर आया। और सेकंड जो एविडेंस हमको है वो भी पुराना नियम का, वो एस्तर के पुस्तक में, एस्तर के पुस्तक में अपने को जो पर्शियन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर का जो राजा है उसके राज्य का विस्तार है 127 नेशंस उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसमें इंडिया का नाम भी है। भारत से लेकर मतलब हिंदुस्तान से कुश तक, मतलब इथियोपिया तक उसका राज्य था, साम्राज्य था। तो वहाँ पर भी बहुत सारे यहूदी लोग रहते थे। तो उसका मतलब है कि यीशु मसीह के काल के पहले ही, मतलब नया न्यू टेस्टमेंट पीरियड के पहले ही यहूदी लोग, इजरायली लोग भारत और भारत से के आसपास के क्षेत्रों में आके रहते थे। मेन चीज़ ये अशूर के उस डिपोर्टेशन, उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और बैबिलोनियन जो हमला जब हुआ था यहूदिया के ऊपर, तभी भी यहूदी लोग वहाँ से निकाल दिए गए, यरूशलेम यहूदिया से, और एंटायर बैबिलोनियन एम्पायर में वो तितर बितर हो गए। इसका एक बहुत अच्छा एक इंडक्टिव एविडेंस हमको मिलता है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय में एक वचन में पढ़ना चाहूँगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसका चैप्टर 2 और वचन उसका 9वां वचन से मैं पढ़ के दिखाता हूँ। 9वें वचन से, हम जो पारथी और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोकिया, पुंतुस और आसिया, और बहुत सारा नाम है उसमें। ये जो नाम है पारथी और मेदी, ये पार्थियन किंगडम करके आज भी अपन जस्ट चेक करेंगे
पार्थियन किंगडम बिल्कुल इंडिया के, आज जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, मतलब आज जो सिंध नदी के उस पार जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया को पार्थियन किंगडम बोलते थे। तो ये पार्थियन किंग्स, इंडो पार्थियन किंग्स करके ही उनका इतिहास में उनका नाम है, इंडो पार्थियन किंग्स। मतलब इंडिया में भी उनका राज्य करते थे और पार्थी राज्य में भी उनका राज्य था। सो विच मीन्स वो यहूदिया से बिल्कुल नजदीक में थे। पारथी भाषा में, अन्य भाषा में बोला गया। सो दैट इज वन एविडेंस है। मतलब पारथी, मेदी करके जो बोल रहे, रीजनल नाम बोल रहे हैं या पॉलिटिकल आइडेंटिटी बोल रहे हैं। वहाँ के बहुत सारे लोगों का अनेक भाषाएं रहा होगा, उन भाषाओं को ये लोग अन्य भाषा के रूप में बोल रहे हैं। सो बाइबल में भारत के प्रति, भारत के साथ जो इज़राइल का संबंध है वो बहुत प्राचीन समय से है। मतलब सोलोमन शिप्स, सोलोमन ने बहुत सारा शिप बनाया था व्यापार के लिए, और वो शिप इंडिया में आता था और आकर यहाँ का जो भी माल है ट्रेड करने के लिए, यहाँ का माल वो लेके जाते थे। और रोमी लोगों के साथ में इंडिया का बहुत पावरफुल ट्रेड था, रोमन्स के साथ, ग्रीक्स के साथ वगैरह। क्योंकि अब बहुत जगह में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में रोमन कॉइन्स, पर्शियन कॉइन्स, ये सब हमको अभी मिल रहा है, वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में। जैसा कि कोई फॉरेन एक्सचेंज जैसा वहाँ पे चलता था इंडिया में, उसको मनी करेंसी चेंज होता था। मतलब इतना बड़ा ट्रेड यहूदिया के और आसपास के उनका जो राज्य के साथ, इंडिया के साथ में था। और जो मिशनरी सेवा के लिए, मतलब जो सेवा के लिए निकले थे विभिन्न जगहों में, वो अधिकतर उनका जो मार्ग जो था, मतलब जैसे उन लोगों को चलना है, वो मार्ग ऐसा था कि वो ऑलरेडी मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी लोग थे, व्यापारियों के साथ ही वो लोग भी चले। मतलब जो फ्राइट कैरियर्स, फ्राइट शिप्स जो बोलते हैं अपन, माल लेके जाने वाला, व्यापारी शिप्स, मर्चेंट शिप्स। तो ये मर्चेंट लोग पूरे विश्व में जहाँ पर भी उनका अच्छा माल मिलता है वो वहाँ पे जाते थे। तो इंडिया में बहुत फेमस जो है हमारी भारत का मसाले, जैसा कि अपन चाइना को प्रसिद्ध सिल्क रोड करके बोलते थे, सिल्क रोड और चाइना का साथ बाकी दुनिया का जैसे कनेक्शन है, वैसा स्पाइस रोड, मसाले मार्ग करके है, जो उसको अपन स्टडी करेंगे तो पूरा दुनिया इंडिया में आते थे मसाले के लिए। जैसे पेपर है, ऐसा अनेक प्रकार के मसाले इंडिया में ही उसका उत्पादन होता था। सो मर्चेंट्स बहुत समयों से इंडिया में आना जाना कर रहे थे और डिपोर्टेशन हो गया है। इसके कारण यहूदी लोग इंडिया में आके सेटल हुए, अलग अलग पीरियड में आए, उनका अलग अलग नाम भी है, उसका बहुत सारा नाम है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए 2-3 नाम बताना चाहता हूँ। ये जूस के बारे में, जो एंशिएंट इंडिया में वो लोग आए थे, उसका एक छोटा सा विवरण देना चाहता हूँ। डिफरेंट नाम्स है उनका, वो एक दो नाम मैं बताता हूँ। बेने इज़राइल ऐसा करके एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो लगभग 1st सेंचुरी के समय में वो लोग आए थे। बेने इज़राइल, ये लोग पूरे तोमा के पीरियड में आए हुए लोग हैं, उसके आसपास के पीरियड में से आए हुए लोग हैं। और देसी जूस ऐसा करके भी कुछ यहूदी हैं जो बहुत सालों से, मतलब पीढ़ी पीढ़ी से वो लोग यहाँ पर रहे। मनाशे का भी ट्राइब इंडिया में आके रहा और बेने मनाशे करके उनका नाम है। और ये जब ब्रिटिश इंडिया के समय में यहूदियों का पॉपुलेशन लगभग 1940s में 20,000 to 50,000 उनका नंबर था। और उस वक्त इज़राइल का भी राज्य के लिए तैयारी हो रहा था और उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो गया, जैसे स्टेट ऑफ इज़राइल हुआ वो कम होने लगा। भारत में बहुत जगहों में इजरायली लोग बसे हुए थे फ्रॉम डिफरेंट पीरियड, हिस्टोरिकल अलग अलग पीरियड में थे। मलाबार में कोचिन जूस करके अभी भी काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। ये अश्केनाज़ी और शेफार्डी ऐसा करके जूश डिसेंट है वो लोग, मतलब यहूदिया से वो लोग नॉर्दर्न पार्ट में, यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में गए
वहाँ से फिर वो लोग इंडिया में आए, ऐसा करके उनका इतिहास है। और सोलोमन के व्यापारियों के साथ में आए हुए लोग हैं ये जो मलाबार कोचिन जूस करके जो बोल रहे हैं, मद्रास जूस करके भी कुछ लोग थे। और ये इस सभी चीज़ का अपने को हिस्टोरिकल एविडेंसेस है कि इनका सिनोगॉग है, उन्होंने अपना कल्चर को मेंटेन किए हैं। ऐसा बहुत सारे इवन मद्रास में भी कुछ परिवार काफ़ी साल तक, मतलब लगभग कह रहे हैं कि 16th सेंचुरी तक ये परिवार चेन्नई में भी थे और वो तमिल भी जानते थे और जूडियो मलयालम बोलते थे। वो लोग मलाबार में से निकलकर चेन्नई आए थे तो ये भाषाएं बोलते थे। नागरकोइल में यहूदी थे तो ये दे आर कॉल्ड सीरियन जूस और मुस्ता अरबी जूस करके इनका नाम है। ये नागरकोइल कन्याकुमारी में तोमा के समय में 1st सेंचुरी में आए हुए लोग थे। तो ये सारी चीज़ में क्योंकि जूस ऑफ गोवा में भी काफ़ी जूस थे। और जैसा बेने इज़राइल करके मैं बोला, वो कोंकण क्षेत्र में वो लोग रहते हैं। और बेने इज़राइल काफ़ी लोग जो पार्टीशन के बाद, कराची में भी बहुत सारे लोग रहते थे, पार्टीशन के बाद वो लोग इंडिया में आए, आज बॉम्बे जूस करके उनका नाम है। भारत और यहूदी लोगों के बीच में बहुत करीब संबंध है। तो एक्चुअली प्रेरितों के काम में एक पैटर्न अपने को मिलता है। यहूदी लोग अपने प्रेरित लोग क्या करते हैं, फर्स्ट अपने यहूदी लोगों के पास ही जाते हैं, उनके आराधनालयों में जाकर वो सुसमाचार यीशु मसीह कौन है और यीशु ही मसीह है करके उनको प्रूफ दिखाते थे। सभी लोग वैसे स्टार्ट किए, चाहे पतरस हो, पौलुस हो, कोई भी हो, फर्स्ट वो यहूदियों के पास ही जाते थे। तो तोमा भी उस उद्देश्य से ही भारत में आया। भारत उनके लिए डिस्टेंस वाइज काफ़ी दूर है, परंतु ऑलरेडी उनके लोग वहाँ पर हैं, अपने जात भाई मतलब यहूदी लोग ऑलरेडी हैं। तो उनके बीच में उनको इवेंजलिज्म करने के लिए आया। मतलब उनको लैंग्वेज का कोई इश्यू वहाँ पे नहीं रहा होगा क्योंकि उनके लोगों को उनकी भाषा में वो बोल सकता है। वैसे भी प्रेरित लोग काफ़ी लोग मल्टीलिंगुअल थे, उनको मोर देन वन लैंग्वेज आता था। और ग्रीक भाषा भी इंडिया में उस वक्त यूज़ करते थे क्योंकि जब से अलेक्जेंडर आया बहुत सारा उसके लिए इंस्क्रिप्शंस है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ग्रीक लैंग्वेज का बहुत सारा एविडेंसेस है। तो तोमा इंडिया में आता है थ्रू दिस मर्चेंट रूट, ट्रेड रूट के माध्यम से वो पहुंचता है। एक्चुअली तोमा का 2 टूर है, 2 सेवा है, एक है उत्तर भारत का सेवा, दूसरा है दक्षिण भारत की सेवा। उत्तर भारत में वो तक्षशिला करके जगह में वो पहुंचता है इन 49 AD में, मतलब ईसवी सन 49 में वो तक्षशिला पहुंचता है। दैट वाज इंडो पार्थियन किंगडम। इंडो पार्थियन राजा वहाँ पर गुंडाफोरस करके एक राजा था, उसके दरबार में जाकर वो किसी काम के लिए वो बुलाया गया था। वो बेसिकली तोमा का ट्रेड है, वो आर्किटेक्ट है, वो बिल्डिंग बनाने वाला मेसनरी काम करता है। तो वो राजा के लिए महल बनाने के लिए एक्चुअली लाया गया, उसके एक्सपर्टीज के कारण उसको वहाँ पर लाते हैं। तो वहाँ पर वो राजा के साथ में काफ़ी घटनाएं होता है, वहाँ पर वो इवेंजलाइजेशन करता है, गॉस्पेल बताता है और वहाँ पर अभी उसका काफ़ी एविडेंसेस मिला है। तक्षशिला करके जगह में वो एक्चुअली बुद्धिस्ट सेंटर था, यूनिवर्सिटी था वो। तो तोमा कहाँ जा रहा है, बहुत लर्नड पीपल के बीच में जा रहा है। उसी प्रकार वो 52 में फिर से एक दूसरा ट्रिप ले रहा है और वो ट्रिप है दक्षिण भारत में आ रहा है। वहाँ पर भी कोचिन जूस, मलाबार जूस ऑलरेडी है, नागरकोइल में वो ज्यूज है। तो उन यहूदियों के बीच में पहले वो आ रहा है, वहाँ से फिर स्थानीय लोगों को सुसमाचार बताकर उनमें अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं और तोमा के चेले बन रहे हैं। एंटायर वो मलाबार रीजन से लेकर वो जो स्पॉट है जहाँ पे उतरता है उस प्लेस का नाम कुडुंगलूर के पास में एक्चुअली एक सी पोर्ट था, हार्बर था, उसको मुजरीस करके वो समय में कहते थे। अभी वो मुजरीस नहीं है, वो शायद डिस्ट्रॉय हो गया, सी के अंदर चला गया। परंतु उसके नज़दीक वाला जो गांव है वो कुडुंगलूर। अभी भी जो सीरियन ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है वो उनका मानना है कि फर्स्ट चर्च बिल्डिंग उसने कुडुंगलूर में ही बनाया। फर्स्ट चर्च जो थॉमस ने बनाया वो पहला चर्च है कुडुंगलूर में। और वो सीरीज ऑफ चर्चेस है, 8 चर्च बनाता है। बनाते बनाते फिर वो ईस्टर्न शोर में आ जाता है, टुवर्ड्स मद्रास
उस समय मद्रास करके नहीं है, मयलापुर करके एक छोटा गांव था। तो वो ऐसा चल चल के आता है, आकर पूरा फिशिंग कम्युनिटीज में ही ज़्यादातर उसका सेवा था, क्योंकि समुद्र तट पर रहा है। वो भी उसी प्रकार की एरिया का है ना, काना गांव का ही था ना वो, मतलब वो गैलीली का था, तो इसलिए फिशिंग कम्युनिटी में से आया हुआ है। तो वो मछुआरों को ही सुसमाचार बताते बताते और मयलापुर में पहुंच जाता है, जो अभी का मद्रास है। मयलापुर में उसको अच्छा लोग स्वागत करते हैं, सुसमाचार बताता है, और वहीं पे वो एक छोटा जंगल था, एक छोटा पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे उसका रहना और लोगों को जाके सुसमाचार बताना, ये करते हुए काफ़ी साल सेवा किया। मतलब लगभग उसका जो दक्षिण सेवा जो है 52 to 72 में उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु भी कैसे हुआ है कि वहाँ के राजा जो है वो हर जगह देखेंगे तो राजा बहुत सहायता करते हुए दिखता है। राजा लोग ही ज़मीन दे रहे, राजा लोग हेल्प कर रहे भवन बनाने के लिए वगैरह, उसका पूरा एविडेंसेस है, भारत देश में चली रहा है। तो चेन्नई में आया, मतलब मयलापुर में पहुंचा, वहाँ पर कुछ लोग उनके विरोध में आकर उन्हें प्रार्थना करते समय उनको भाले से मार डालते हैं। और ऐसा वहाँ पर एक लेजेंड है, मतलब एक स्टोरी है कि वो जिस जगह वो मारा गया वहाँ से लेकर वो खून टपकते हुए दूसरे पहाड़ जहाँ पर वो प्रार्थना करता था हमेशा, वो अभी सेंट थॉमस माउंट करके वो नाम है उसका, वहाँ तक वो दौड़ते हुए गए और वहाँ पर उसका मृत्यु हो गया। ये दोनों जगह में चर्चेस है, मतलब जो जहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा था और उसको भाले से उन्होंने मारे, और एस्केप कहाँ से किया उसका भी उन्होंने अभी भी रखा है। चर्च के नीचे वो गुफा है, एक छोटा खिड़की जैसा है, वहाँ से वो घुस के भागता है। भागते भागते वो पूरा पहाड़ी इलाका, वो जमाने में पूरा जंगल रहा है और बिल्कुल नदी के पास है, अभी भी वो दिख रहा है, वड़यार रिवर है वो नदी, और उसके बाजू में एक छोटा सा पहाड़, और पहाड़ वो पूरा जंगल इलाका है। वहाँ से वो भागते भागते दूसरे पहाड़ उससे काफ़ी ऊंचा है, वहाँ पर वो पहुँचकर उधर उसका मृत्यु हो जाता है। तो उसके जो चेले थे, तोमा के चेले थे, वो तोमा के मृत्यु के बाद उसके शव को लेके आके समुद्र के किनारे पे उन्होंने उसको समुद्र के पास ही दफना दिए, और एक स्मारक टाइप बनाए, छोटा मंदिर टाइप बनाए। उनको जितना आइडिया था फर्स्ट सेंचुरी में वैसा उसको एक स्मारक टाइप बनाए, और वहीं पे वो तोमा के समाधि के ऊपर ही वे लोग अपना उपासना वगैरह करते थे। तो ये कब तक चलते आया? 16th सेंचुरी तक, 16वीं शताब्दी तक। मतलब जब तक पोर्तुगीज नहीं आए तब तक वहाँ पे कोई बड़ा मेजर बिल्डिंग वगैरह नहीं था। लोकल में बनाया हुआ एक मंदिर था, वो उसको चर्च नहीं बोल सकते, वो मंदिर, अपने भाषा में अपन उसको मंदिर ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक समाधि के ऊपर में बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है, स्टोन स्ट्रक्चर है। क्योंकि तोमा के टाइम में जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह भी देखेंगे मैक्सिमम स्टोन में बनाया हुआ है, उसका मैक्सिमम चर्चेस जो भी है वो पत्थर से बनाया हुआ है। 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज लोग भारत में व्यापार के लिए आ रहे। फर्स्ट जो ट्रेडिंग कम्युनिटी जो भारत में आ रहे, यूरोप से आ रहे बोले तो वो पोर्तुगीज लोग हैं मॉडर्न एरा में। उसके पहले तो काफ़ी लोग आते रहते थे, जैसे सोलोमन के टाइम से लोग आ रहे, भारत से व्यापार कर रहे। परंतु यूरोप से आए हुए लोगों में से फर्स्ट जो ग्रुप है वो पोर्तुगीज लोग हैं। पोर्तुगीज लोग कैथोलिक्स थे, ऑलरेडी वहाँ पे कैथोलिसिज्म का शुरू हो चुका था, और वो कैथोलिक चर्च के अंडर थे। राजा भी वो जमाने में पोप के अंडर ही काम करते हुए, तो राजा लोगों को भी पोप ने ऐसा जिम्मेदारी दिया है कि तुम नए नए गांवों में, देशों में जाकर कैथोलिक विश्वास को क्या करना है, फैलाना है। सुसमाचार नहीं, कैथोलिक जो फेथ है उसको फैलाना है। सो पोर्तुगीज व्यापारी लोग जो थे उनको भी ये एजेंडा था कि जहां भी जाएंगे वो कन्वर्ट करते हो कैथोलिक फेथ में। जब वास्को ड गामा आता है, वास्को ड गामा तो अगेन अरेबियन सी के इसमें से आकर वो मलाबार में उतरता है, मतलब केरल जैसा है ना, वहीं पे उतरता है, और वहाँ से कैलिकट करके कोड़िकोड वहाँ पे उतरता है। उतरकर वो मलाबार के राजा के दरबार में जाता है, फिर उसको समझाकर जो भी है उनका ट्रेड का, व्यापार का बातें बीच में उनका टर्म्स एंड कंडीशंस रख के वो धीरे धीरे
मलाबार कोस्ट में प्रवेश करके ऐसा नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रैवल करता है। वहाँ पे गोवा में जाकर वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाता है। और वास्को दा गामा के बाद, वास्को दा गामा इंडिया में आया 1498 में, 1498 में आया, 98 में आया। और 2 साल के बाद वास्को दा गामा आके 2 साल के बाद में कैप्टन पेड्रो करके एक कैप्टन था, वास्को दा गामा के सक्सेस के बारे में उसको पता चलता है। तो वो 17 प्रीस्ट को और कैथोलिक जो सेवक लोग हैं, फादर्स हैं, उनको लेकर आता है। उसमें एक बिशप भी रहता है। उस 17 लोगों को लेके आकर लैटिन भाषा का, लैटिन राइट करके उसको बोलते हैं। आज भी कई चर्चेस है वो लैटिन भाषा में उनका विधि चलाते हैं। सो लैटिन राइट में उन्होंने अपना चर्चेस को एस्टैब्लिश किया। सो वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया? मलाबार टू कोंकण, वो अभी जैसे केरल टू गोवा का जो पार्ट है वो एरिया में उन लोग कन्वर्जन करने लगे और वो उसका ये करने लगा। तो पोर्तुगीज लोग जब वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट में आए, पूर्व दिशा में जैसे पहुंचे, वो उनको ऑलरेडी पता था कि तोमा आया है, तोमा का स्मारक भी है, क्योंकि यूरोप से उस जमाने में यात्रा के लिए लोग आते थे। उसका काफ़ी लोगों ने अपना बुक में लिखे, तोमा का समाधि यहाँ पर है, ऐसा करके लोग जैसे यात्रा के लिए यात्रा के लिए जाते हैं ना, वैसा यूरोप से लोग आते थे। यूरोप, आसिया, बाकी जगहों में से तोमा की समाधि को देखने के लिए आते थे। तो तोमा की समाधि है कहाँ पर करके उनको आइडिया था। वो धीरे धीरे मयलापुर में पहुँचते, मतलब अभी के चेन्नई में आकर उन जो जगह जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्मारक था, मंदिर था, उन मंदिरों को तोड़कर उन्होंने अपने स्टाइल में चर्चेस बनाए। पोर्तुगीज के जो स्टाइल में, यूरोपियन बेस्ड वो आर्किटेक्चर में उन्होंने चर्चेस बनाए। तो वो चर्चेस अभी भी है, मतलब पोर्तुगीज के टाइम में बनाया हुआ चर्चेस 1500s में। पहला चर्च उन्होंने बनाया 1523 में बनाया, 1523। दूसरा चर्च उन्होंने बनाया 1551, 1551 में बनाया। फिर उसी पीरियड में तीसरा चर्च भी बनाया। ये सब चर्चेस, तीनों जो मेन चर्च है जहाँ पर वो रहता था और जहाँ पर वो उसका मृत्यु हुई और जहाँ पर उसका समाधि, ये 3 जगह में उन्होंने जो चर्च बनाया वो 16th सेंचुरी में बनाया। मतलब तोमा के सेवा काल के 1500 ईयर्स के बाद। तो तब तक वो ट्रेडिशन वहाँ पे मेंटेन्ड था। यही पे तोमा आया, सेवा किया, जिया, मरा करके पूरा इतिहास को स्थानीय लोग, मतलब तमिल लोगों ने उसको मेंटेन करके रखे थे। तो दिस इज हिस्टोरिकली। और अभी जो चर्च है उसको मैं रिसेंटली जाके देख के आया। जो उनका समाधि है वो अभी बहुत नीचे चला गया। चर्च अभी बहुत ऊपर है, एकदम नीचे में एक गड्ढे जैसा है, वहाँ पर उन्होंने उनका एक्चुअल समाधि है। तोमा को जहाँ पर दफनाया गया वो एक्चुअल समाधि है। फिर पोर्तुगीज लोगों ने क्या किया, उसके हड्डियों को थोड़ा जितना बचा होगा उसको निकाल के उन लोग उसको स्पेन में, पोर्चुगल में वगैरह लेके चले गए। फिर वहाँ से फिर से कुछ हड्डियों को लाकर कैथोलिक चर्च अभी रखा है। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक हड्डी है, वो हड्डी को ग्लास जार में डाल के रखे, तोमा का हड्डी करके रखा है। अभी उसका डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं किया है, परंतु एक ट्रेडिशनली उसको बिलीव करते हैं कि तोमा का ही हड्डी है, ऐसा करें। परंतु ऐतिहासिक रूप में क्या है, मेन चीज है कि जो जगह में अभी चर्च है उसके नीचे मंदिर था करके बोला था ना, उसका जो टूटा हुआ पत्थर, जो स्टोन स्ट्रक्चर था, वो उतना नाश नहीं होता ना, कितना भी साल हो जाए। तो वो सारा जो मूर्तियाँ या जो थे स्ट्रक्चर, गेट, डोर पोस्ट, ये सब आज म्यूजियम में रखा हुआ। उसका डेटिंग किया गया है कि वो तोमा के पीरियड के। और जो मंदिर था वहाँ पर तोमा के चेलों ने जो बनाए थे, उस मंदिर के टूटे हुए जो भी पीसेस को लेकर वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर उन्होंने जाके एक मंदिर को खड़ा किया। रहस्यों से पर्दा उठना अभी बाकी है, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अपने आगामी वीडियो में थोमा वेदांता के अनकहे इतिहास को उजागर करेंगे।